दोस्तों, इतिहास में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब दशकों से सुलग रहा तनाव एक ही पल में एक बड़े धमाके के साथ फट पड़ता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हाल ही में जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है वो कोई मामूली बॉर्डर की झड़प नहीं थी। हम सैकड़ों फाइटर जेट्स और स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात कर रहे हैं जो ईरान की सीमा में बहुत अंदर तक घुसकर सीधे हमले कर रहे हैं। एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के नज़रिए से आज के इस एनालिसिस में हम उन्हीं रणनीतिक कदमों को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस छुपे हुए युद्ध को सीधे और खुले टकरावों में बदल दिया है। आज के इस डीप डाइव में हम इस पूरे सिनारियो को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज से लेकर 7 अक्टूबर के पैराडाइम शिफ्ट, ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉक्सी नेटवर्क के खात्मे और फाइनली न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए स्ट्राइक्स तक। और अंत में इस बड़े सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या ये युद्ध वाकई जरूरी था। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस नई भू राजनीतिक वास्तविकता की। कैसे मिडिल ईस्ट का ये शैडो वॉर अचानक एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट बन गया। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड अमेरिका इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन जहां रडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स और सैकड़ों फाइटर जेट्स एक साथ डिप्लॉय किए जाते हैं। ये कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये ईरानी टेरिटरी के बहुत भीतर जाकर किए गए बड़े और सीधे हमले थे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन देशों को इस हद तक धकेल दिया। इस एक्सट्रीम एस्केलेशन की जड़ें कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है 7 अक्टूबर की उस घटना में जिसने इजराइल की पूरी पुरानी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 7 अक्टूबर से पहले इजराइल एक बहुत ही दिलचस्प मिलिट्री स्ट्रैटेजी फॉलो करता था जिसे वो मोइंग द ग्रास या घास काटना कहते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। इसका सीधा सा मतलब था कि जब भी हमास या हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप सिर उठाते, इजराइल लिमिटेड स्ट्राइक्स करके उन्हें वापस दबा देता। उनका मकसद सिर्फ एक डिटरेंस या खौफ बनाए रखना था ताकि चीजें कंट्रोल में रहें। इन ग्रुप्स को जड़ से मिटाना तब उनका लक्ष्य नहीं था। लेकिन फिर 7 अक्टूबर के उस घातक हमले ने इजराइल की इस पूरी साइकोलॉजी को चकनाचूर कर दिया। उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया और अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य बन गया, टोटल विक्ट्री, यानी पूर्ण विजय। इजरायली लीडरशिप को यह समझ आ गया कि आपकी सीमाओं पर दुश्मन अपनी ताकत बढ़ाते रहें और आप सिर्फ उन्हें मैनेज करने की कोशिश करें। ये अप्रोच अब काम नहीं करेगी। ये एक तरह से सुइसाइडल था। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। इस पूरी कहानी में ईरान की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या थी? उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ईरान की इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर है फॉरवर्ड डिफेंस। आसान शब्दों में कहें तो दुश्मन से अपनी जमीन पर लड़ने के बजाय बाहर लड़ो। इसीलिए उन्होंने अपनी सीमाओं से दूर लेबनान और फिलिस्तीन जैसी बाहरी जगहों पर एक पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया। इन मल्टीनेशनल प्रॉक्सी आर्मीज को उन्होंने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी, ताकि ईरान की अपनी जमीन सुरक्षित रहे और लड़ाई हमेशा उनके दुश्मनों के दरवाजे पर हो। अब इस प्रॉक्सी नेटवर्क को जरा जियोग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण में गाजा से हमास इस नेटवर्क का सदर्न फ्रंट संभालता है। उत्तर में लेबनान से हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की सबसे मजबूत ढाल और प्राइमरी डेटोरेंट है। और फिर यमन से हूती विद्रोही दक्षिण की तरफ से एक रीजनल प्रेशर पॉइंट बनाते हैं। तो जब 7 अक्टूबर के बाद गाजा में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो इजराइल के खिलाफ ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर एक साथ एक्टिवेट हो गया। लेकिन इजराइल ने इस रिंग ऑफ फायर का जवाब कैसे दिया? यहीं से शुरू होता है ईरान की इस ढाल को तोड़ने का काउंटर ऑफेंसिव। इजराइल का जवाब सिर्फ रैंडम बमबारी नहीं था। ये एक बेहद कैलकुलेटेड और सिस्टमैटिक टैक्टिकल ऑपरेशन था। सबसे पहले इमेजिन कीजिए, हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज एक साथ ब्लास्ट होते हैं। इस एक कदम ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। इसके तुरंत बाद लीडरशिप पर मैसिव और टारगेटेड बमबारी शुरू हुई और इसका क्लाइमैक्स था हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह का एलिमिनेशन। इन स्टेप्स ने मिलकर ईरान की इस सबसे बड़ी रीजनल ढाल को एक ही झटके में तोड़ दिया। इस प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने के बाद फोकस शिफ्ट हुआ सीधे ईरान की तरफ, जिसे इजरायली लीडरशिप असली जड़ मानती है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम।
अगर हम इस एस्केलेशन की टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। 7 अक्टूबर के पैराडाइम शिफ्ट से सब शुरू हुआ। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत तक इजराइल ने प्रॉक्सी नेटवर्क को डीकैपिटेट करना शुरू कर दिया। लेकिन असली ऐतिहासिक मोड़ आया अप्रैल 2024 में, जब ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से इजराइल पर सीधे सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। दशकों से चला आ रहा शैडो वॉर अब ऑफिशियल तौर पर खत्म हो चुका था, जिसने इस रीसेंट न्यूक्लियर स्ट्राइक की जमीन तैयार की। अब इस फाइनल स्ट्राइक के पीछे की डिप्लोमेसी और लॉजिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम एनरिचमेंट से महज 6 महीने दूर था। अब इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ये फैसिलिटीज जमीन के बहुत नीचे अंडरग्राउंड थीं, जिन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका के विशाल बंकर बस्टिंग बमों की जरूरत थी। इजराइल ने अमेरिका के सामने एक सीधा तर्क रखा। देखिए, अगर हमला होता है तो ईरान आपके मिडल ईस्ट बेसिस पर वैसे भी पलटवार करेगा, तो क्यों ना हम शुरू से ही जॉइंट स्ट्राइक करें। और इसी के नतीजे में ये संयुक्त हमला हुआ, जिसने इन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अब इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। क्या ये युद्ध वाकई जरूरी था या महज एक विकल्प? यहाँ इंटरनेशनल लॉ और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का आर्गुमेंट है कि ये एक वॉर ऑफ नेसेसिटी यानी जरूरी युद्ध था। उनके मुताबिक ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है जो पूरे मिडिल ईस्ट पर हावी होना चाहता है, और किसी हमले का इंतजार करना 7 अक्टूबर जैसी घातक भूल साबित होगी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स इसे वॉर ऑफ चॉइस या विकल्प का युद्ध मानते हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका या इजराइल पर किसी इमीडिएट पेंडिंग हमले का कोई सबूत नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर इसे प्रिएम्प्टिव यानी बचाव का हमला नहीं, बल्कि एक प्रिवेंटिव या निवारक हमला माना जाएगा। खैर, आप जिस भी पक्ष से सहमत हों, एक बात बिल्कुल साफ है। दशकों के प्रॉक्सी वॉर, न्यूक्लियर हथियारों के डर और इतने बड़े ट्रॉमा के बाद आज मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल नई व्यवस्था आकार ले रही है, और इस नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी की कीमत बहुत बहुत बड़ी है। और जाते जाते ये एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या भविष्य के किसी खतरे को टालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पहला हमला करना सही ठहराया जा सकता है, या फिर इस तरह का विकल्प का युद्ध इंटरनेशनल लॉ की उन सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ देता है जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए? डिटरेंस की लिमिट्स क्या हैं, इस पर जरा सोचिएगा। इस रणनीतिक डिकोडिंग में आज के लिए बस इतना ही।